दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। बिल्कुल। ये न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी इसकी जानकारी होना मतलब बहुत जरूरी है। सही कहा। और आज हमारी पड़ताल का मकसद इस कानून के हर जरूरी पहलू को परत दर परत खोलना है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कानून आखिर कब और कहाँ लागू हुआ। देखिए, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 20 मई 1961 को और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से। अच्छा। शुरुआत में ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, पर 31 अक्टूबर 2019 से अब ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। और इसकी बनावट कैसी है? मतलब क्या इसमें बहुत सारे चैप्टर्स और सेक्शंस हैं? नहीं, इसकी संरचना बहुत ही सरल है। इसमें कुल 10 धाराएं मतलब सेक्शंस हैं और कोई अध्याय या चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। कानून की नजर में दहेज आखिर है क्या? ये सबसे जरूरी सवाल है। धारा 2 दहेज को परिभाषित करती है। इसके अनुसार कोई भी संपत्ति या कोई भी मूल्यवान चीज जो शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है, या फिर उनके माता पिता या कोई और देता है। हाँ बिल्कुल, या उनके माता पिता या कोई भी और व्यक्ति अगर वो शादी के संबंध में देता है तो वो दहेज है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये लेन देन कब हो सकता है? ये शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद कभी भी हो सकता है। शादी के बाद भी? जी हाँ, कानून इन तीनों ही स्थितियों को कवर करता है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी अपवाद भी है। वो मेहर वाला है ना? बिल्कुल। मुस्लिम विधि मतलब शरीयत के तहत जो मेहर दिया जाता है वो दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दहेज क्या है, तो फिर इसे लेने या देने पर सजा क्या है? इसके लिए हमें धारा 3 देखनी होगी। इसके तहत दहेज लेना, देना या फिर इसके लिए उकसाना। अच्छा, उकसाना भी? हाँ, ये तीनों ही अपराध हैं और सजा भी काफी सख्त है। कम से कम 5 साल का कारावास। 5 साल? और साथ में कम से कम 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। लेकिन अदालत चाहे तो सजा कम कर सकती है। हाँ, अदालत विशेष कारणों को लिखकर सजा को 5 साल से कम कर सकती है, पर कारण बताने होंगे। लेकिन भारतीय शादियों में तोहफे देने का रिवाज तो बहुत आम है, तो क्या वो भी इस कानून के दायरे में आ जाते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और धारा 3 में ही इसका अपवाद भी दिया गया है। अच्छा। वर या वधू को दिए गए तोहफे तब तक अपराध नहीं माने जाते जब तक वे बिना किसी मांग के दिए गए हों। और उनकी एक लिस्ट भी बनानी पड़ती है शायद? हाँ, नियमों के अनुसार बनाई गई एक सूची में वो दर्ज होने चाहिए। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली की भेंट जो है वो प्रथागत प्रकृति की हो, मतलब रिवाज के तौर पे हो। और दूसरी? दूसरी ये कि वो देने वाले की वित्तीय स्थिति मतलब हैसियत के अनुसार होनी चाहिए, ताकि तोहफों की आड़ में दहेज का लेन देन ना हो सके। अच्छा, तो लेने देने के अलावा क्या सिर्फ दहेज मांगना भी एक अपराध है? बिल्कुल। धारा 4 खास तौर पर सिर्फ दहेज मांगने को ही एक अलग अपराध बनाती है। तो अगर किसी ने कुछ लिया दिया नहीं, सिर्फ मांग की, तो भी सजा होगी? जी, अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इशारों में भी दहेज की मांग करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ सजा में अंतर है, लेन देन पर 5 साल और सिर्फ मांगने पर 2 साल तक। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कानून दोनों को अलग अलग अपराध मानता है। इस कानून में कुछ और भी प्रावधान हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं, जैसे कि वो विज्ञापनों पर पाबंदी वाली बात। हाँ, वो धारा 4A है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन के जरिए शादी के बदले में अपनी संपत्ति या पैसे में हिस्से का कोई प्रस्ताव देता है, मतलब जैसे कोई अखबार में इश्तिहार दे कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा। बिल्कुल यही तो ये एक अपराध है। इसके लिए 6 महीने से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वाह। और एक और धारा है जो दहेज के एग्रीमेंट को ही अवैध बना देती है। वो है धारा 5। ये साफ करती है कि दहेज देने या लेने का कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट कानूनन शून्य होगा, वॉइड होगा। मतलब उसे अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि अगर दहेज दिया भी गया है तो उस संपत्ति पर कानूनी हक आखिर होता किसका है? इसके लिए धारा 6 है और ये पत्नी के अधिकारों को सुरक्षित करती है। ये धारा सुनिश्चित करती है कि दहेज का लाभ पत्नी को ही मिले। तो मतलब दहेज चाहे पति को मिला हो या सास ससुर को, वो है पत्नी का। जी, जिस किसी को भी दहेज मिलता है उसे वो संपत्ति 3 महीने के अंदर पत्नी को ट्रांसफर करनी होगी। और अगर भगवान न करे पत्नी की मृत्यु हो जाए तो? अगर दुर्भाग्यवश पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो संपत्ति उसके बच्चों को मिलेगी और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो उसके माता पिता को वापस दी जाएगी। ससुराल वालों को नहीं? नहीं, उसके अपने माता पिता को। और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, मतलब संपत्ति वापस नहीं करता, तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी कानूनी प्रक्रिया पर। इस तरह के मामलों में शिकायत कौन कर सकता है और मुकदमा कहाँ चलता है? धारा 7 के अनुसार केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ही इन मामलों की सुनवाई कर सकती है। और शिकायत? शिकायत पुलिस रिपोर्ट पे हो सकती है, या पीड़ित व्यक्ति खुद कर सकता है, या उसके माता-पिता, रिश्तेदार, या फिर कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था मतलब एनजीओ भी कर सकती है। और इन अपराधों की प्रकृति क्या है? मतलब ये कितने गंभीर माने जाते हैं? धारा 8 में अपराध की प्रकृति बताई गई है, जो इसे बहुत गंभीर बनाती है। कैसे? देखिए, ये अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा। ये अजमानती है, नॉन बेलेबल, मतलब जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं है। और तीसरा, ये अशमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल, यानी इसमें पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौता नहीं हो सकता मतलब केस वापस नहीं लिया जा सकता? नहीं, एक बार एफआईआर हो गई तो प्रक्रिया चलेगी ही। यहाँ एक और बात है जो इससे सामान्य आपराधिक मामलों से बिल्कुल अलग करती है, वो है सबूत का भार। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा 8A के अनुसार दहेज के मामलों में खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की, मतलब एक्यूज्ड की होती है। तो ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले सिद्धांत का ठीक उल्टा हो गया। बिल्कुल, इसे ही सबूत का भार का पलटना या बर्डन ऑफ प्रूफ का पलटना कहते हैं। और क्या इसमें कोई खास अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं? हाँ, धारा 8B में राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों यानी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति का भी प्रावधान है। और उनके पास क्या शक्तियां होती हैं? उनके पास साक्ष्य इकट्ठा करने और नियमों का पालन कराने के लिए एक पुलिस अधिकारी जैसी शक्तियां होती हैं। समय के साथ अदालतों ने इस कानून की व्याख्या कैसे की है? कुछ महत्वपूर्ण मामले जरूर होंगे। बिल्कुल, 3 प्रमुख निर्णय हैं जो हमें समझने चाहिए। पहला, स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश सिंह का 1977 का मामला। इसमें कहा गया कि दहेज देना और लेना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। दूसरा, सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का 2001 का केस, जिसने दहेज की परिभाषा को बहुत विस्तृत कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद की गई मांग भी दहेज ही है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, अरनेश कुमार वाला मामला। जी, अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 का ऐतिहासिक फैसला। इसमें कहा गया कि दहेज के मामलों में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करना जरूरी है। बिना ठोस वजह के सिर्फ एफआईआर के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो संक्षेप में अगर हम मुख्य अपराध और उनकी सजाओं को एक बार फिर से दोहराएं। जरूर। सबसे पहले धारा 3 यानी दहेज लेना या देना। इसमें कम से कम 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना है। फिर धारा 4, सिर्फ दहेज मांगना। हाँ, उसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। और वो विज्ञापन वाला? धारा 4A, विज्ञापनों के लिए 6 महीने से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना। और आखिर में दहेज वापस न करना। वो धारा 6 के तहत आता है, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा है। तो ये था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का एक संपूर्ण विश्लेषण। हमने इसकी हर महत्वपूर्ण धारा, दंड के प्रावधान और कानूनी बारीकियों को समझने की कोशिश की। और ये समझना जरूरी है कि ये कानून सामाजिक बदलाव का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। इसका उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि दहेज जैसी प्रथा को जड़ से ही खत्म करना है। और इसकी सफलता निर्भर करती है इसके प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता पर। जाते जाते विचार छोड़ जाते हैं। अरनीश कुमार मामले में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे संतुलन बनाया जाए। हाँ, कि कानून के दुरुपयोग को रोकने और जो असल पीड़ित हैं उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के बीच एक समाज और कानून व्यवस्था के तौर पर सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।